नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे हैं। इसमें पहले लेसन को हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन के बारे में बताया गया था, जिसमें फैक्ट बेस्ड चीज़ें दी गई थी। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद एक वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है शासनिक प्रशासनिक ढांचा से संबंधित, जो कि दूसरे लेसन का वीडियो है। दूसरे लेसन का आज हमारा ये दूसरा वीडियो है, जो कि शासनिक प्रशासनिक ढांचा से रिलेटेड पॉइंट इसमें आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना यह वीडियो। इसमें हम लोग विधानमंडल की पहले बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि राज्य की कार्यपालिका कैसी होती है, वो चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं विधानमंडल के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो विधानमंडल क्यों होता है? राज्य में कानून बनाने के लिए विधानमंडल की आवश्यकता होती है। मतलब विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, क्या करने के लिए? कानून बनाने के लिए। लेकिन संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो लोग कानून बनाते हैं, जो विधानमंडल होते हैं, वही लोग व्यवस्थापिका में भी जाते हैं। जो विधानमंडल में होते हैं, जो कानून बनाते हैं, वही लोग कानून लागू कराते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो लोग कानून बनाते हैं वो अलग होते हैं, और जो लोग कानून लागू करवाते हैं वो अलग होते हैं। तो इसमें क्या है कि राज्य में विधि निर्माण के लिए, कानून बनाने के लिए जो संस्था होती है उसको विधानमंडल कहा जाता है। इसकी व्यवस्था की गई है। विधानमंडल के दो अंग हैं, एक तो राज्यपाल और एक है विधानसभा। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। एक राज्यपाल है, एक है विधानसभा, ठीक है। और राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है, तो जिसमें विधानसभा और विधान परिषद भी होता है। लेकिन उत्तराखंड में क्या है कि राज्यपाल और विधानसभा है। हम लोग बात करें राज्यपाल की, तो विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता है। विधानमंडल में कोई भी कानून लाया गया, विधानसभा में वो कानून पारित कर दिया गया, लेकिन जब तक उस पे राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो कानून आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे रुका रहेगा। तो उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता है। राज्यपाल के विधायी कार्यों के अंतर्गत विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावसान करना तथा विघटन करना है। तो एक चीज़ और है कि राज्यपाल के विधायी कार्यों के अंतर्गत, इनका विधायी कार्य जो है उसके अंतर्गत दो चीज़ आती है, और ये विधानसभा की अधिवेशन को आहूत करना इनका विधायी कार्यों के अंतर्गत आता है, एक तो ये। फिर उसका सत्रावसान करना तथा विघटन करना भी इनके विधायी कार्यों के अंतर्गत आता है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद इसके अतिरिक्त राज्यपाल विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने पर सदन में अभिभाषण करना। तो राज्यपाल विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने पर उस पर अभिभाषण कर सकता है, ये भी उसका विधायी कार्य है। बजट रखवाना भी उसका कार्य है। साक्ष्यों की निर्हताओं का निश्चय करना, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखना तथा विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में न हो, अध्यादेश जारी करने जैसे अन्य प्रमुख कार्यों को भी ये राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल के इन कार्यों को आप याद रखिएगा। इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इनमें से राज्यपाल के कौन से कार्य नहीं हैं। ध्यातव्य है कि ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। विधायी का मतलब ये है कि जो कानूनी कार्य हैं, जो कि संविधान में लिखे गए हैं, वो उनके विधायी कार्य हैं। अब बात करें हम अगर विधानसभा की, तो विधानसभा की संरचना संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए कि विधानसभा की जो प्रावधान है, विधानसभा का प्रावधान है, राज्य विधानसभा का प्रावधान है, वो संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर बनती है। तो वयस्क
मतदाताओं द्वारा, वयस्क लोगों द्वारा जो 18 प्लस हों उनके द्वारा वोट दिए गए व्यक्तियों द्वारा वो बनती है। हम लोग जिसको वोट देते हैं, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है, जो वोट देंगे, जो जीतेगा वही जाके क्या करेगा, विधानसभा का निर्माण करेगा, वही विधानसभा का सदस्य होगा। इसी अनुच्छेद के तहत यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 170 महत्वपूर्ण इसलिए भी है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसमें अनुच्छेद 170 में विधानसभा का प्रावधान तो किया ही किया गया है, साथ में इस चीज़ का भी प्रावधान किया गया है कि एक विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम कितने, 60 सदस्य हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको सत्य और असत्य करने के लिए, पता करने के लिए दे सकता है। ये 500 की जगह पे कुछ और लिख सकता है या फिर 60 की जगह पे कुछ और लिख सकता है। तो ऐसे कथन को गलत करके दे सकता है और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। इस तरह की चीज़ें आती हैं, आप ध्यान में रखिए। तो अनुच्छेद 170 में ही ये चीज़ कहा गया है कि जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो अधिक से अधिक 500 होनी चाहिए और कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए विधानसभा में। ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए हैं। तो 60 से अधिक हैं और 500 से कम हैं, इस बीच में होने चाहिए। तो उत्तराखंड में कुल कितने हैं, कुल विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए हैं 70 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए हैं, जो कि लीगल है। अगर 50 होते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। विधानसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। अनुच्छेद 173 में विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं वही हैं जो लोकसभा के लिए निर्धारित हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अनुच्छेद 173 में क्या है, विधानसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं उनके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 173 में। ये भी महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। ये जो अनुच्छेद 163 है ये बताता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी। फिर से अनुच्छेद 173 जो है ये प्रावधान इस बात का करता है कि जो विधानसभा सदस्य हैं उन सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ये चीज़ बताता है। और इसमें योग्यताएं क्या बताई गई हैं कि जो लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं हैं वही विधानसभा सदस्यों की भी योग्यताएं होंगी। इसमें क्या है कि वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ऐसी चीज़ें जो योग्यता से भी सवाल बहुत बार देखने को मिले हैं, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकसभा और जो विधानसभा है दोनों के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष प्लस होनी चाहिए। तो वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारतीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत न हो तथा संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के अधीन राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के योग्य न हो। अब मतलब राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य न हो, मतलब कि उसके पास अयोग्यता न हो, ऐसा मतलब कि वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, ये चीज़ होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि किसी लाभ के पद पर न हो, ये बात है। और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, ये चीज़ याद रखिएगा। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा या राज्यपाल किसी को भेजेगा अपने प्रतिनिधि को जाके उनको शपथ दिलाया जाए, किसको, विधानसभा के सदस्यों को। तो जब विधानसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, राज्यपाल द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि के द्वारा उनको तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाई जाती है। सामान्यतः
विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, आमतौर पे 5 वर्षों का होता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल जैसी कोई सिचुएशन आती है, तो 5 वर्ष से अधिक भी किया जाता है, लेकिन आमतौर पे इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपातकाल को समाप्त होने के 6 महीने से अधिक समय के बाद जारी नहीं रह सकती है। तो लेकिन इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने से अधिक समय के बाद जारी नहीं रह सकती। तो ये कहता है, मान लीजिए कि ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल निर्धारित है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिक से अधिक 6 महीने तक ये विधानसभा बना रह सकता है, क्योंकि उसका कार्यकाल 5 वर्ष का समाप्त हो चुका है। 1 वर्ष के लिए उसे बढ़ाया गया है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति को देखते हुए। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति समाप्त हो जाए तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उस विधानसभा को विघटित किया जाएगा और नई विधानसभा का गठन किया जाएगा, उसका चुनाव होगा। विधानसभा का विघटन उसके 5 वर्ष पूरा होने के पूर्व भी किया जा सकता है। तो 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी चल सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, और 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी उसका विघटन किया जा सकता है। इसका विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। तो मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रियों का जो ग्रुप है, उनके द्वारा, उनके सलाह पे राज्यपाल द्वारा जो विधानसभा है उसका विघटन किया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। तो अगर उस राज्य में, जैसे उत्तराखंड राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तो जो इस समय वहाँ की विधानसभा है उस विधानसभा को विघटित या भंग किया जा सकता है। विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये जो डाटा है इसको याद रखिएगा। इस डाटा को मिसलीड करके आपसे चीज़ें पूछी जा सकती है, गलत सही करके, या फिर एज इट इज करके रख के पूछी जा सकती हैं कि विधानसभा की बैठक में कम से कम कितने गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, 1/10 या कुछ और ऐसे ऑप्शन दे के पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है तथा यह संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, 10 से कम किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है। विधानसभा का सत्र, जो सत्र है विधानसभा का, कितने वर्ष में? 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार, यानी कि 5 वर्ष में कम से कम 10 बार तो विधानसभा का सत्र आहूत होना ही होना चाहिए। ठीक है, कितना? 1 वर्ष में 2 बार। याद रखिएगा, विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार तो होना ही होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। तथा किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इनको याद रखिएगा। तो विधानसभा का सत्र कम से कम एक वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत होना ही होना चाहिए, और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच का अंतर जो है वो अधिक से अधिक 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 7 माह बीत जाए, एक सत्र आहूत हो गया, दूसरा सत्र आहूत होने में 7 माह बीत जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर अंदर दूसरा सत्र आहूत करना है। वो 5 महीने में कर सकते हैं, 4 महीने में कर सकते हैं, कितने भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक, और एक वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का आहूत किया जाना चाहिए। चाहे आप 5-5 महीने में 2 बार कर लें, 6-6 महीने में 2 बार कर लें, एक साल में 4-4 महीने में 2 बार कर लें। ठीक, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो एक साल में 2 सत्र और 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिए। विशेष परिस्थितियों में
विधानसभा का विशेष सत्र भी राज्यपाल द्वारा बुलाया जा सकता है। तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, ये चीज़ याद रखिए। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार, अनुच्छेद याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो जो विधानसभा के सदस्य और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो उन्हीं सदस्यों में से एक को चुना जाता है अध्यक्ष और एक को चुना जाता है सदस्य। और वो अनुच्छेद 178 के अनुसार, अनुच्छेद 178 ये प्रावधान करता है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाए और एक सदस्य को उपाध्यक्ष बना दिया जाए और वो चीज़ें निर्णय करेंगे, वो उसमें सदस्यों की संख्या, जो सदस्य हैं वो सभी निर्णय लेंगे कि किनको अध्यक्ष बनाया जाए, किनको उपाध्यक्ष बनाया जाए। तो अनुच्छेद 178 ये प्रावधान करता है, याद रखिएगा। क्या प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 178 ये प्रावधान करता है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया जाए उस विधानसभा का और किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष बना दिया जाए। विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है। तो वो वाली विधानसभा अगर भंग हो गई है तो जो उसका अध्यक्ष है, जब अगली विधानसभा बनेगी तो उस विधानसभा के जो पहला अधिवेशन आयोजित होगा, अगली विधानसभा का पहला अधिवेशन आयोजित होगा, तो उसके आयोजन होने तक वह अपने पद पर बना रहता है। यह अध्यक्ष की बात हो रही है, याद रखिएगा। एक विधानसभा मान लीजिए ये पहली विधानसभा है, इस विधानसभा में एक अध्यक्ष है। अब क्या हुआ कि ये विधानसभा इसका हो गया भंग, ये भंग हो गया, अब गठित हो गई दूसरी विधानसभा। तो दूसरी विधानसभा का जो पहला सत्र आयोजित होगा, यहाँ तक, इस पहले सत्र तक वो जो अध्यक्ष रहा है वो अध्यक्ष अब तक रहेगा, फिर बाद में बाकी चीज़ें चेंज होंगी। विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो ये भी आमतौर पे, अब याद रखिएगा, विधानसभा का अध्यक्ष भी आमतौर पे 5 वर्षों के लिए ही निर्वाचित होता है, किंतु वह इसके पहले उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको दे सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राज्यपाल को देगा, मुख्यमंत्री को देगा, उपाध्यक्ष को देगा या प्रधानमंत्री, किसको देगा। तो आप याद रखिएगा अपना जो इस्तीफा है वो उपाध्यक्ष को देगा, अपने से नीचे वाले पदवी को वो इस्तीफा दे सकता है। यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे, यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो भी उसे अध्यक्ष पद त्यागना पड़ता है। यदि अध्यक्ष जो है विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो भी उन्हें अध्यक्ष पद त्यागना पड़ता है। तो ऐसा है कि जैसे कोई सदस्य है, वो क्या है, विधानसभा का सदस्य है, वो अध्यक्ष बन चुका है, लेकिन बाद में अगर वो किसी तरह से उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए तब भी वो अध्यक्ष बना रहे, ऐसा नहीं है। जैसे ही उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द होगी वैसे ही वो अध्यक्ष पद भी उसको त्यागना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। इसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा भी अध्यक्ष को अपदस्थ किया जा सकता है। तो जो विधानसभा के तत्कालीन सदस्य हैं उनके बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी अध्यक्ष को वहां से हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पहले अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। तो अगर आप अध्यक्ष को, जो विधानसभा का अध्यक्ष है, उसको पद से हटाना चाहते हैं और बहुमत से एक वो प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं उसको हटाने के लिए अध्यक्ष को, तो जिस दिन प्रस्ताव रखा जाएगा वो विधानसभा में, उस दिन से 14 दिन पहले अध्यक्ष को बताना होगा कि देखिए हम लोग आपके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं, आपको हटाने जा रहे हैं। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। ये चीज़ याद रखिएगा, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं।
तो कह रहा है कि परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पहले अध्यक्ष को 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो अब क्या है कि हर बैठक की अध्यक्षता वो कर रहा है, अध्यक्ष है, लेकिन अगर ये प्रस्ताव रखा गया हो उसमें विधानसभा में कि इनके अध्यक्ष को हटाना है, मतलब इसके वर्तमान अध्यक्ष को हटाना है, इस विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष को हटाना है, तो जिस दिन ये प्रस्ताव रखा गया है विधानसभा में तो उस दिन क्या करेगा, उस बैठक की अध्यक्षता वो वाला अध्यक्ष नहीं करेगा, क्योंकि उसके खिलाफ ही क्या है, वो है, उसके खिलाफ ही वो प्रस्ताव रखा गया है, तो उसकी अध्यक्षता उसको करने का अधिकार नहीं होगा। परंतु उसमें भाग लेने और मत देने का पूर्ण अधिकारी होता है। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने अगर इस तरह चीज़ें आएँ तो शायद ऐसा लगे कि क्योंकि उसको हटाने के लिए, उसको खुद को हटाने के लिए क्या हो रहा है, प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो वो मत देने का अधिकार कैसे हो सकता है। तो वो हमेशा तो वो यही मत देगा कि मुझे ना हटाया जाए, वो हमेशा अपने पक्ष में ही मत देगा। तो फिर ऐसा लगेगा कि उसको मत देने का अधिकार नहीं है। जब यहाँ पे तर्क वितर्क करेंगे आप तो ऐसा लगेगा कि उसको मत देने का अधिकार नहीं है खुद को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर, लेकिन याद रखिएगा उसको उसमें भाग लेने का भी हक है और मत देने का भी हक है उसको। बस हक किस बात का नहीं है कि वो अध्यक्ष है तो अध्यक्षता उस अधिवेशन की नहीं कर सकता, उस बैठक की अध्यक्षता वो नहीं कर सकता है। विधानसभा का अध्यक्ष वही कार्य करता है जो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, इसका कार्य वही सब होता है। अब विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो गठन से पहले राज्य में विधानसभा की कुल 22 तथा विधान परिषद की कुल 9 सीटें थीं। विधानसभा की कुल 22 तथा विधान परिषद की कुल 9 सीटें थीं। तो गठनोपरांत 5 नवंबर सन 2001 को संपन्न परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 70 हो गई। तो फरवरी 2008 में पुनः क्षेत्र परिसीमन किया गया। तो परिसीमन आयोग क्या करता है कि विधानसभा क्षेत्रों को निर्धारित करता है। तो उस परिसीमन के आयोग के गठन के बाद उसने निर्धारित किया कि यहाँ पे 70 विधानसभा सीटें होनी चाहिए। इसके बाद फरवरी 2008 में पुनः क्षेत्र परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन किया गया। राज्य की विधानसभा के कुल 70 सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या 15 है। याद रखिएगा, जो राज्यसभा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 70 फिक्स है, 70 ये याद है। लेकिन ये भी चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 15 है। उनकी संख्या कितनी है, 15 है। उसमें से भी शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जाति हैं उनकी 13 है, जो अनुसूचित जनजाति है उनकी 2 सीटें फिक्स है, आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कहाँ कहाँ की हैं, चकराता और नानकमत्ता 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। देहरादून में 1 सीट है नानकमत्ता, मतलब देहरादून में 1 सीट है चकराता और ऊधम सिंह नगर में 1 सीट है नानकमत्ता। तो ये दोनों सीटें क्या हैं, वो शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए आरक्षित है। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 सीटें कौन कौन सी हैं, चकराता है और नानकमत्ता है। चकराता देहरादून में है, नानकमत्ता ऊधम सिंह नगर में, याद रखिएगा। अंतरिम विधानसभा की बात करते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन आयोग सन 2000 में उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी। इन 31 विधायकों में से 22 सदस्य 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, जबकि 9 उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे। अंतिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले विधान परिषद के 9 सदस्यों में से 1 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण गठन के समय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 8 रह गई थी। अतः अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों से
किया गया था। भाजपा का बहुमत होने के कारण 9 नवंबर सन 2000 को उसी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और राज्यपाल सुरंजीत सिंह बरनाला ने नित्यानंद स्वामी को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया। तो कौन थे नित्यानंद स्वामी? उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 2024 में जो यूकेपीएससी कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ था, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड परीक्षा जो आयोजित किया गया था, उसमें ये पूछा गया था कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी उसमें ऑप्शन में था, तो आपको नित्यानंद स्वामी को लगाना था। तो नित्यानंद स्वामी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी को शपथ दिलाया गया। अंतरिम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा के कुल 30 विधायकों में से 23 भाजपा के, 30 सपा के तथा 2 बसपा व कांग्रेस के थे। गठन के ठीक बाद सपा के एक विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पार्टी को छोड़कर उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन कर लेने के कारण, तो मुन्ना सिंह चौहान जो हैं सपा के विधायक थे, तो उन्होंने अपने सपा पार्टी को छोड़कर उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन कर लिया और इसके कारण सपा विधायकों की संख्या 2 रह गई थी। विपक्ष के तीनों दलों के बराबर होने के कारण अंतरिम विधानसभा में कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन सका था। नित्यानंद स्वामी को त्यागपत्र दे देने के बाद 29 अक्टूबर सन 2001 को भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री और 2 मार्च सन 2002 तक ये मुख्यमंत्री बने रहे। कोश्यारी के अंतरिम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 3 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत बनाए गए थे और प्रथम सत्र 9 जनवरी सन 2001 से शुरू हुआ था। अब प्रथम निर्वाचन विधानसभा की बात करें, उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचन विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव, उत्तराखंड राज्य में पहला विधानसभा चुनाव याद रखिएगा 14 फरवरी सन 2002 को आयोजित हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में प्रथम विधानसभा का चुनाव 14 फरवरी सन 2002 को आयोजित हुआ था। 2 मार्च सन 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो प्रथम निर्वाचित सरकार के रूप में वहाँ के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी बने थे। तो इस विधानसभा में केवल 4 महिलाओं ने 2 कांग्रेस और भाजपा से प्रतिनिधित्व किया था। तो याद रखिएगा कि जो पहली विधानसभा थी उत्तराखंड राज्य में, जो पहली विधानसभा का गठन किया गया था, पहली विधानसभा का निर्वाचन किया गया था, तो उसमें सिर्फ 2 महिलाएं भाग ली थीं। 2 महिलाएं उसमें से सदस्य बनी थी, 2 कांग्रेस से और 2 भाजपा से, मतलब 4 महिलाएं। यशपाल आर्य को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो पहले विधानसभा का जो निर्वाचन हुआ था उसमें यशपाल आर्य को क्या बनाया गया था? पहला विधानसभा का अध्यक्ष वहाँ पे बनाया गया था। दूसरी निर्वाचन विधानसभा की बात करें तो राज्य में दूसरी विधानसभा के लिए आम चुनाव 21 फरवरी सन 2007 को संपन्न हुआ था। इसमें भी केवल 4 महिलाएं निर्वाचित हो पाई थीं। 8 मार्च सन 2007 को भाजपा के भुवन चंद्र खंडूरी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा का अध्यक्ष इस समय हरबंस कपूर थे। विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? हरबंस कपूर। अब तृतीय निर्वाचन विधानसभा की बात करें तो तृतीय विधानसभा के लिए मतदान 30 जनवरी सन 2012 को हुए थे। इस बार 5 महिलाएं चुनाव जीती थीं। महिलाओं की संख्या इसमें 5 हो गई थी। कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया था। विधानसभा का अध्यक्ष किसको चुना गया? कांग्रेस के व्यक्ति थे गोविंद सिंह कुंजवाल, इनको विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। 13 मार्च सन 2012 को कांग्रेस सांसद
विजय बहुगुणा राज्य के 7वें मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आंतरिक कलह के कारण 31 जनवरी सन 2014 को श्री बहुगुणा के इस्तीफा देने के बाद 1 फरवरी सन 2014 से श्री हरीश रावत राज्य के 8वें मुख्यमंत्री पद पर धारण हुए। अब बात करें चौथे निर्वाचित विधानसभा की, तो राज्य में चतुर्थ विधानसभा के लिए चुनाव 15 फरवरी व 9 मार्च सन 2017 को हुए और चुनाव परिणाम 11 मार्च सन 2017 को आए थे। ठीक है, पूर्व की तरह इस बार भी 5 महिलाएं 3 भाजपा से और 2 कांग्रेस से चुनी गईं। 18 मार्च सन 2017 को खैरागढ़ पौड़ी के त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो 9वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। मुख्यमंत्री के साथ 9 यानी कि 7 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को भी शपथ दिलाया गया। 22 मार्च सन 2017 को प्रेमचंद्र अग्रवाल को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो विधानसभा के अध्यक्ष, चौथी जो विधानसभा निर्वाचित विधानसभा थी उसमें विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल थे। 5वीं निर्वाचित विधानसभा की बात करें तो राज्य में 5वीं विधानसभा के लिए आम चुनाव 14 फरवरी सन 2022 को संपन्न हुए थे। निर्वाचन आयोग द्वारा 10 मार्च सन 2022 को चुनाव परिणामों की घोषणा की गई। राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में भाजपा को 47, कांग्रेस को 19, बसपा को 2 तथा अन्य को 2 सीटें प्राप्त हुई हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जीत हुई है। 23 मार्च सन 2022 को 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। तो जो राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। तो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। उल्लेखनीय है कि इस बार सर्वाधिक यानी कि 8 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, जिसमें से भाजपा से 6, कांग्रेस की 2 महिलाएं शामिल हैं। 26 मार्च सन 2022 को कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की विधायक रितु खंडूरी को राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करें हम लोग यहाँ के समितियों के बारे में। कुछ समितियाँ, विधानसभा के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती हैं कि वह प्रत्येक मामले पर अपना गहनता से विचार कर सकें। तो विधानसभा के पास इतनी समय नहीं होती है और विधानसभा के पास आप ये कह लें कि जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से पढ़े लिखे सदस्य ही हों। अतः इनमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाए जाने की भी व्यवस्था है। ये समितियां अपने विषयों पर गहनता से विचार करती हैं। प्रमुख समितियां इस प्रकार से हैं: प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, निगम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, आवास समिति आदि ये प्रमुख समितियां हैं जो बनाई जाती हैं। नेता विरोधी दल की बात करें तो राज्य विधानसभा में दूसरा सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार में सम्मिलित न हो, उसके नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उन्हें एक पृथक कार्यालय, वेतन एवं भत्ता, सुसज्जित आवास आदि भी की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें वाहन भत्ता तथा कार्यालय हेतु अपेक्षित कर्मचारियों की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। जो विरोधी दल के नेता होते हैं उनकी बात हो रही है। अब बात करें सचिवालय की, तो राज्य विधानसभा का अपना सचिवालय है। उसकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालयों और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र है। सचिवालय को विभिन्न अनुभागों में विभक्त किया गया है जो कि सदनीय लेखा कार्यवाही तथा अन्य गठित समितियों का कामकाज देखते हैं। तो ये सचिवालय के बारे में है। संसद में प्रतिनिधित्व की बात करें तो
राज्य में लोकसभा की 5 तथा राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो राज्य में संसद में इनका कितना कितना प्रतिनिधित्व है, तो लोकसभा की सीटें 5 हैं और राज्यसभा की सीटें 3 हैं। मतलब उत्तराखंड से 5 लोकसभा जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य 3 लोग चुन के यहाँ से जाते हैं उत्तराखंड से। लोकसभा क्षेत्र इस प्रकार हैं। तो लोकसभा क्षेत्र 5 ठो है। कहाँ पे? अल्मोड़ा 1, दूसरा पौड़ी, तीसरा टिहरी, चौथा नैनीताल और 5वां हरिद्वार। ये लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे। 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 14 सीटें हैं। ध्यातव्य है कि अल्मोड़ा की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। अब बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। यह विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहाँ तक नियंत्रण स्थापित करती है जहाँ तक ये निकाय विधान और संविधान से परे जाकर कार्य करने लगते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकती है जब विधायिका और कार्यपालिका कानून को पार कर जाएं, कानून से हट के कोई काम करने लगे तो उन पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य न्यायपालिका का हो जाता है। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समितियां आदि। उच्च न्यायालय की बात करें तो संविधान के 214, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है? महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 214 के तहत संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, जब उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय का प्रावधान होता है। इस अनुच्छेद के अनुरूप बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है? नैनीताल में है, याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना कब की गई? 9 नवंबर सन 2000 को ये 20वें उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीन का अधीक्षण का पूरा अधिकार है। तो ये अधीक्षण मतलब कि अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, छोटे छोटे न्यायालय हैं राज्य में, उन सब का मुखिया के रूप में कार्य कर सकता है। ये अनुच्छेद 127 कह रहा है। वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की विस्तृत पदों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। तो वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। तो 11 न्यायाधीश हो सकते हैं उत्तराखंड राज्य में जो उच्च न्यायालय हैं। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक अभयंकर देसाई तथा प्रथम रजिस्ट्रार ये GCM रावत थे। तो जो पहले न्यायमूर्ति थे, अब पूछा गया कि उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अब पूछ सकता है कि उत्तराखंड राज्य के पहले न्यायमूर्ति कौन थे, तो अशोक अभयंकर देसाई, याद रखिएगा। अशोक अभयंकर देसाई उत्तराखंड राज्य के पहले न्यायमूर्ति बनते हैं। मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी कि त्वरित न्यायालयों का गठन किया गया था। राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है जो लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती हैं। लोक अदालतों की व्यवस्था व संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। ये चीज़ याद रखिए।
राज्य के विभिन्न जिलों में बोर्ड की इकाइयों का भी गठन किया गया है, जिन्हें जिला कानूनी सहायता व परामर्श समिति कहा जाता है। प्रदेश के पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है, जो कुछ मामलों में 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। अब बात करें हम लोग लोकायुक्त की। लोकायुक्त की अगर बात करें तो राज्य शासन प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं कदाचार संबंधी शिकायतों एवं अभिकथनों का अन्वेषण करने व राज्य सरकार को इस संबंध में संस्तुति भेजने हेतु लोकायुक्त संगठन स्थापित करने संबंधी एक नया विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर सन 2001 को पारित किया गया था। तो ये किस लिए किया गया था? तो यहाँ पे जैसे शासन प्रशासन में जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अगर शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कदाचार संबंधी शिकायतों से संबंधित चीज़ों को संस्तुति भेजने के लिए राज्य सरकार के पास इसके संबंध में संस्तुति भेजने के लिए इसका गठन किया गया। कब? विधानसभा द्वारा 1 नवंबर सन 2011 को पारित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, विधायक व आईएएस सहित सभी लोक सेवक को जांच दायरे में लाया जाता है। नए कानून के अनुसार लोकायुक्त संगठन में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। तो इसके मतलब कि संगठन जो है ये कानून के अनुसार लोकायुक्त संगठन में कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे। ज़रूरत के मुताबिक 7 सदस्य तक भी हो सकते हैं। तो आमतौर पे 5 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा। आधे सदस्य 20 साल के अनुभव वाले विधिक पृष्ठभूमि के होंगे। इसमें से जो आधे सदस्य हैं वो 20 साल के अनुभव वाले, मतलब कि कानून की जानकारी 20 साल से अनुभव हो कानून की जानकारी में उनको, वो होंगे। बाकी आधे सदस्य लोक सेवा आयोग, अन्वेषण, सतर्कता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने, शासन, वित्त प्रबंधन, पत्रकारिता अथवा सूचना अभियांत्रिकी में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। नए विधेयक के अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग हैं: अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा और न्यायिक शाखा। किसी शिकायती आवेदन पर अथवा स्वतः किसी मामले का संज्ञान लेकर लोकायुक्त नोटिस भेज सकता है। राज्य की विजिलेंस यानी कि सतर्कता इकाई लोकायुक्त के अधीन रखी गई है। अब बात करेंगे हम लोग पंचायती राज्य व्यवस्था की। उत्तराखंड में पंचायती राज्य व्यवस्था की ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा। राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायती अधिनियम 1947 के तहत लागू किया गया था। ठीक है। 1961 से इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत इसको त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया। 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में यानी कि 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि, ये वाला जो संशोधन हुआ था उसी के तहत 73वें संविधान संशोधन में 22 अप्रैल 1994 को क्या किया गया? विधेयक इसको लागू किया गया। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया। इसे क्या किया गया? संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया। कब? 22 अप्रैल 1994 को। राज्य के गठन के बाद सन 2002-03 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्व व्यवस्था को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यथावत अपनाए रखने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों की प्रभावी अनुश्रवण हेतु पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया। मार्च 2008 में पारित पंचायत यानी कि ये पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि मार्च 2008 में पारित पंचायत अधिनियम के अनुसार
2008 में पारित पंचायत अधिनियम के अनुसार पंचायतों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण था पहले 33% था, लेकिन 2008 के बाद इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसको याद रखिएगा। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला है जिला पंचायत। तो जिला पंचायत की बात करें तो यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। जो जिला पंचायत है सबसे ऊंचा निकाय है पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊंचा निकाय, सबसे शीर्ष निकाय क्या है? वो है जिला पंचायत। यह एक निगमित निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव जिले की 18 या अधिक आयु वर्ष की जनता द्वारा किया जाता है। तो ये इसका मतदान किया जाता है इनके सदस्यों का, जिला पंचायत के सदस्यों का। जो आप देखते हैं कि जिला पंचायत चुनाव होता है तो 18 या अधिक वर्ष की आयु की जनता द्वारा इसका मतदान किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचक सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं व मत भी दे सकते हैं। केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते हैं। इनका सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है। तो इनका सचिव जो होता है जिले का मुख्य विकास अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं, जो इस प्रकार हैं: नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति तथा निर्माण कार्य समिति। इसके अलावा 1-2 समितियां और भी होती हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में इस शीर्ष निकाय को परिवीक्षणात्मक व समन्वयकारी कार्य करने होते हैं। अब दूसरी जो निकाय है वो क्षेत्र पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। तो दूसरी या तो मध्यवर्ती जो निकाय है वो क्षेत्र पंचायत है। इसके अध्यक्ष को प्रमुख तथा उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। इसके अलावा एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है इसमें क्षेत्र पंचायत में। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाता करते हैं। क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम व 40 से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अध्यक्ष या जो प्रमुख हैं वह उपाध्यक्ष या जो उप प्रमुख है उसका चुनाव क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग ले सकते हैं। क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग ले सकते हैं और प्रस्तावों पर मत भी दे सकते हैं। केवल प्रमुख या उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी क्षेत्र पंचायत की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं, परंतु मत नहीं दे सकते हैं। तो उस क्षेत्र का जो जिला पंचायत होगा वो भी उसमें भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। इस पंचायत का सचिव बीडीओ होता है। यह पंचायत अधिकांश कार्य अपने सदस्यों को गठित पूर्ववत 6 प्रकार की समितियों के माध्यम से करती है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती है। तीसरा जो निकाय है वो ग्राम पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 व मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 व अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक हो सकती है। ग्राम पंचायत सदस्यों एवं पंचायत अध्यक्ष यानी कि जो प्रधान है उसका चुनाव ग्राम सभा के 18 या इससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है। पंचायत सदस्य
प्रधान या उप प्रधान चुने जाने हेतु आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 18 में ग्राम प्रधान व उप प्रधान के विरुद्ध प्रस्ताव के लिए अधोलिखित महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं। जैसे प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस व हस्ताक्षर किया जाता है। तो प्रधान के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है तो उसके दौरान जो ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ग्राम सभा के कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या के 1/4 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित नोटिस पर हस्ताक्षर किया जाता है तथा इसमें से कम 5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को जिला पंचायत राज्य अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उप प्रधान के विरुद्ध आधे से अधिक सदस्यों द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर किया जाता है तथा उसमें से कम 3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को जिला पंचायत राज्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद रखिएगा। दूसरा जो है, प्रधान एवं उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने की दशा में DPRO प्रस्ताव की जांच कर एक विशेष बैठक बुलाता है। ध्यातव्य है कि उक्त बैठक की सूचना 15 दिन पहले दिया जाता है। इससे संबंधित अन्य कार्यों से 30 दिन में पूर्ण करना आवश्यक है। प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बैठक के लिए गणपूर्ति कुल निर्वाचित सदस्यों के संख्या की आधी होगी तथा ग्राम सभा के कुल सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा। ज्ञातव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में अथवा प्रस्ताव पारित न होने की दशा में 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित समझा जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधान व उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उनके निर्वाचन के 1 वर्ष की अवधि में यथा कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पूर्व नहीं लाया जा सकता है। एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती हैं उसे ग्राम सभा कहते हैं। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी यानी कि VDO होता है। सामान्यतः VDO 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्वाचित करने आदि कार्य राज्य सरकार करती है। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। इस स्तर पर भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई गई हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति महिला ही होती हैं। न्याय पंचायतों में 500 रुपये तक के मूल्य के मामलों की सुनवाई कर सकती है। उन्हें फौजदारी के छोटे मामलों में भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। ये 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती हैं, लेकिन जेल नहीं कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों के सब अभिलेख ग्राम प्रधान के पास होते हैं तथा सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। तो ये रहा ये पंचायत के संदर्भ में, जिला पंचायती के संदर्भ में ये सब चीज़ें रही हैं। अब बात करें नगर निकाय प्रणाली की। नगर निकाय प्रणाली के संबंध में हम अगर बात करें तो राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत सन 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत की गई थी। 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1994 में इन निकायों के लिए नया अधिनियम पास किया गया। राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त शासन थोड़े बहुत संशोधनों के साथ पूर्ववत कानून के अनुसार चल रहा है। प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था
है, जो क्रमशः इस प्रकार है। तो पहला नगर निगम है। पहला क्या है? नगर निगम है। संशोधित नियमों के अनुसार राज्य में निगम परिषद का गठन उन नगरों में की जाती है जिनकी जनसंख्या मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 या इससे अधिक होती है। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख यानी कि महापौर, डिप्टी मेयर और सभासदों या पार्षदों से होती है। नगर प्रमुख और सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि डिप्टी महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार व श्रीनगर आदि 9 नगरों में नगर निगम हैं। ध्यातव्य है कि इनमें से श्रीनगर विशुद्ध रूप से पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है, तो श्रीनगर को भी याद रखिएगा। अब नगर पालिका परिषद की बात करें तो जिन नगरों की जनसंख्या मैदान में 50,000 से 1 लाख तक व पहाड़ में 90,000 तक होती हैं, वहाँ नगर पालिका परिषदों की रचना की जाती है। नगर पालिका परिषद की रचना पालिका अध्यक्ष व सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। राज्य में कुल 42 नगर पालिका परिषदें हैं। ज्ञातव्य है कि राज्य की पहली नगर पालिका परिषद मसूरी है। अब बात करें नगर पंचायत की, तो जिन नगरों या कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, वहाँ नगर पंचायतों का गठन किया जा सकता है। नगर पंचायत की रचना नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। राज्य में कुल 53 नगर पंचायतें हैं, जिसमें से 3 नगर पंचायतों बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री में चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि मनोनीत पंचायतें हैं यहाँ पे। तो ये थी नगर पंचायत के बारे में। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा चीज़ जो है, दूसरा लेसन जो है हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, दूसरा लेसन समाप्त होता है। कल हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये हम लोगों का कुछ लेसन समाप्त हुआ है, पहला लेसन जो उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन वो, और ये दूसरा लेसन, इससे रिलेटेड हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि संभावित हैं, आगे चल के पूछे जा सकते हैं, जो कि उसी पुस्तक में, जिस पुस्तक के माध्यम से हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, उसी पुस्तक में लेसन समाप्त होने के बाद पढ़ा हुआ है। वो सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे लाके हल करेंगे, उसका रिविज़न करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।